गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। जल्दी से कमेंट कर दें, मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों के पास? सब कुछ बेहतर, सब कुछ क्लियर है। अगर शुरुआत करें क्लास की, और बिल्कुल हम रिवीजन कर रहे हैं सारे टॉपिक्स को लेकर, और आज भी हम एक टॉपिक को लेकर रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे वो सारे कंसेप्ट को जो हमने पढ़े हैं, ताकि एक बार दोबारा से आपको सारी चीजें याद आ जाए। एग्जाम से पहले ये रिवीजन बहुत जरूरी है। हम बार बार कहते हैं जरूरी नहीं कि आपका एग्जाम अभी हो, हम आपके बैच में जब ये चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है हम आपको ये सारी चीजें इसीलिए प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप इनको रख सकें, समझ सकें। जिसका एग्जाम कुछ समय के बाद है अगर, तो वो उसको उस समय के अकॉर्डिंग भी रिवाइज कर सकता है। बहुत बड़ा कोई बदलाव नहीं होने वाला इकोनॉमी के अंदर, कुछ पॉइंट्स में चेंजेस आ सकते हैं, उसके अलावा तो बाकी बदलाव नहीं होंगे। चलिए शुरुआत करेंगे आज की क्लास की, और आज की क्लास में जो हमारा रिवीजन होने वाला है वो बेसिकली डेमोग्राफी को लेकर होने वाला है, जनगणना और जनसंख्या को लेकर होने वाला। हम इसमें दो चीजें पढ़ेंगे, एक हम इसमें कंसेप्ट पढ़ेंगे और दूसरा हम इसके फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की बात भी करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि हम दोनों पॉइंट को एक साथ लेकर डिस्कस करें। तो हम बात कर रहे हैं आज डेमोग्राफी, यानी डेमोग्राफी का मतलब ही होता है जन की गणना, यानी कि लोगों की गणना करना। ये बेसिकली एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव होकर आया है यहां पर, लेकिन अब हम बात इससे आगे की कर लेते हैं। चलिए, जब मैं बात कर रहा हूं आप लोगों के साथ डेमोग्राफी की, तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि डेमोग्राफी बेसिकली जनगणना यानी जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई। देखो, हमारे इंडिया में अगर हम देखें तो 1871 में पहली जनगणना होती है, और ये पहली जनगणना देश में जब हुई 1872 के अंदर, माफ कीजिएगा, उस समय देश में लॉर्ड मेयो जो है वो वायसरॉय हुआ करते थे। 1872 1872 के अंदर। लेकिन तब तक ये ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं था कि जनगणना एक रेगुलर इंटरवल पर होगी, यानी कि वो रेगुलर इंटरवल का मतलब होता है 10 साल के गैप पर होगी। और अगर पूछे पहली रेगुलर सेंसस कब हुई, तो वो 1881 में हुई है। 1881 के अंदर पहली रेगुलर सेंसस होती है, सिस्टमेटिक सेंसस होती है, जिस समय लॉर्ड रिपन देश में वॉइस रॉय थे, क्योंकि ब्रिटिश टाइम पीरियड चल रहा था उस समय। और ये डिक्लेयर किया गया कि जनगणना जनरली तौर पर हर 10 साल के गैप पर की जाएगी, तो 10 इयर्स की गैप पर जनगणना की जाएगी। और हमारे देश में बाद में हमें पता है कि जब देश इंडिपेंडेंट हुआ है उसके बाद जनगणनाएं होती रही हैं, इंडिपेंडेंट से पहले और इंडिपेंडेंट के बाद भी हुई हैं जनगणनाएं। लेकिन यहां पर अगर हम जनगणनाओं का जिक्र करें तो 1921 की जनगणना बहुत खास है, क्योंकि इस जनगणना में बहुत सारी बीमारियां इससे पहले हुई, युद्ध हुए, और उसके वजह से बहुत सारे हमारे भारतीय लोग शहीद हुए इस आजादी के आंदोलन में। तो हमारी जो डेमोग्राफी में अगर चेंज आया कि हमारी पॉपुलेशन में पहली बार ऐसा हुआ कि ये नेगेटिव ग्रोथ बनी पॉपुलेशन, यानी बढ़ने की जगह कम हो गई, यानी ऋणात्मक वृद्धि देखी गई 1921 की जनगणना में। और इसीलिए इसको कहते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, यानी महाविभाजक वर्ष कहते हैं। तो नेगेटिव ग्रोथ रही पॉपुलेशन में, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। हिंदी में अगर मैं कहूं तो इसी को कहा गया महाविभाजक वर्ष, महाविभाजक वर्ष कहा गया। तो पॉइंट बिल्कुल क्लियर होगा। अच्छा, इसके बाद 1931 की जनगणना हुई, जिसको डी फैक्टो मानकर, एज्यूम्ड करते हुए एक रात्रि में कंप्लीट मान लिया गया, यानी यहां पर एजम्पशन के बेस पर मानते हुए तो इसे एक रात्रि में कंप्लीट कर लिया गया, एज्यूम्ड कर लिया गया। यानी जो अलग अलग डेटा था हमारे पास, हमने उसी के आधार पर, यानी घर घर जाकर जो डेटा कलेक्ट करने वाले इन्यूमरेटर होते हैं उनको नहीं भेजा गया, एक रात में कंप्लीट। और ये जनगणना पर आधारित थी, जिसमें जातिगत जनगणना हुई थी और आखिरी बार हुई थी। तो इसमें जातिगत आंकड़े भी दिए गए थे लास्टली। तो ये जातिगत आंकड़े जो हमारे पास उपलब्ध हैं देश के स्तर पर, ये आखिरी बार 1931 में ही एज्यूम्ड हमारे पास आए थे। अगर मैं इसके आगे की बात करूं, बहुत सारे टाइम पीरियड गुजरे, और 1971 का जो टाइम पीरियड है वो था जब हमारे देश की पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट हाईएस्ट थी। यानी 1971 में अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ हमारे पास रही है, और लगभग 24.8 यानी कि लगभग 25% जो जनसंख्या की वृद्धि है वो इस टाइम पीरियड में, यानी 61 टू 71 के गैप में हुई है 10 साल में, और ये अब तक का हाईएस्ट ग्रोथ रेट है। अच्छा,
जनगणना कराने का काम किसका है? अगर ये पूछ लिया जाए तो जनगणना कराने का काम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय, जो फिलहाल अमित शाह जी के पास है, तो गृह मंत्रालय का काम होता है ये जनगणना को कराना। और जनगणना कराने के लिए बेसिकली एक व्यक्ति होता है, इसका नाम है सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। वैसे इसका पूरा नाम है, मैं आपको पूरा ही नाम मेंशन कर देता हूं, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये जो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया है, यानी भारत का वो अधिकारी जो जनगणना करेगा, जो मुख्य तौर पर होगा सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया होगा। अगर ये सवाल पूछा जाए बेसिकली कि जनगणना जब कराई जाती है तो जनगणना किस एक्ट के माध्यम से कराई जाती है, यानी इसके बारे में जो सारी बातें, सारे प्रोविजन, सारे प्रावधान जनगणना के विषय में हैं, वो सेंसस एक्ट कब आया था। अब आपको यहां पर मैं एक नए पॉइंट दे रहा हूं, यानी पॉइंट हमारे लिए नया हो सकता है पर एग्जाम में तो ऑब्वियस ये पूछा जाता है। तो हमारे देश में जो इस पूरे वर्क को करने के लिए है वो है सेंसस एक्ट 1948, 1948 में कानून बना था जिसमें कंप्लीटली सेंसस के बारे में बात थी। और आपको पता है आजादी के बाद जो पहली सेंसस हुई है वो 1951 में हुई है। तो अगर हम बात करें स्वतंत्रता के बाद पहली सेंसस, तो स्वतंत्रता के बाद जो हो रही है पहली सेंसस वो 1951 में हुई है। और अब जो चल रही है, जो रिसेंटली स्टार्ट हो चुकी है, आप देख रहे हो लगातार 2026 में, पहले हाउसिंग के लिए और फिर उसके बाद बाकी के लिए होगी। 2026 में शुरू हुई लेकिन ये 2027-28 में जाके पूरी होगी, डेटा आएगा। ये 16वीं सेंसस होगी, 16वीं जनगणना होगी। और ये पहली बार है कि वो पेन पेपर नहीं बल्कि टैब पर आकर जनगणना का पूरा डेटा रिकॉर्ड करेंगे। तो सेंसस एक्ट जो है वो 1948 में पास हुआ था, याद रखेंगे इस बात को। जनगणना लगातार उससे पहले भी होती रही, जनगणना उसके बाद भी हुई है, उससे कोई फर्क नहीं है। तो एक तो ये बात पूरी तरह से आपके पास क्लियर होनी चाहिए। तो अगली जनगणना जो 2027-28 में होने वाली है। अच्छा, अब देखो यहां पर एक बात समझना, जब हम ये कहते हैं कि हमारे देश में जनगणनाएं हो रही हैं, जनगणनाएं हुई हैं, तो अब हम इस पूरे टाइम पीरियड को देखो ध्यान से समझो। हमारे पास ये होता है कि एक होती है स्टेज 1, यानी जनरली तौर पर कोई भी कंट्री में एक स्टेज 1 होती है, जब हम ये कहते हैं कि उस देश में जन्म दर भी ज्यादा हो और मृत्यु दर भी ज्यादा हो, जब उस देश की बर्थ रेट भी हाई हो और डेथ रेट भी हाई हो, तो सामान्य तौर पर हम ये मानेंगे कि उस देश में स्टेज 1 है, ग्रोथ, पॉपुलेशन की ग्रोथ का स्टेज 1 है। अच्छा, अगर मैं कहूं स्टेज 2 है तो आप क्या कहेंगे? फिर आप कहेंगे सर स्टेज 2 का मतलब यह है कि जब जन्म दर तो ज्यादा हो लेकिन मृत्यु दर कम हो जाए, जन्म दर तो अधिक ही हो लेकिन मृत्यु दर कम हो जाए, तब स्टेज 2 हो जाती है। और जब मैं कह दूं कि हमारे पास की जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम हो जाएं, तब सामान्य तौर पर हम मानते हैं कि हम स्टेज 3 में आ गए। तो जन्म दर भी कम हो जाए और मृत्यु दर भी कम हो जाए, तो यह बात याद रखना है। अगर भारत के विषय में देखें कि इन स्टेजेस के आधार पर क्या बना, तो देखो हम भारत को डिवाइड करेंगे, इंडिया को डिवाइड करेंगे, इंडिया के पॉपुलेशन ट्रेंड को डिवाइड करेंगे ऐसे कि 1921 से लेके 1951 तक हमारी जो जनगणना थी, या पहले हम देखिए 1901 से लेके 1921 तक की बात करें, तो हम ये कहते हैं कि पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हो रहा था, क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ज्यादा थे। तो हम ये मानते हैं कि जो पॉपुलेशन की ग्रोथ थी वो स्थिर थी। स्थिर को बोलते हैं स्टेशनरी, यानी जनसंख्या की ग्रोथ रेट जो है वो स्टेशनरी थी, स्टेडी थी, स्लो थी, और इसी को स्टेशनरी बोला जाता है, यानी रुकी हुई थी, लगभग उसी दर से बढ़ रही थी। 1921 से लेकर 1951 तक जो भारत का टाइम पीरियड है, भारत के विषय में बात करूं तो जनसंख्या इंक्रीजिंग थी, बढ़ रही थी, स्थिर नहीं थी, वृद्धि हो रही थी, यानी इंक्रीज हो रही थी, इंक्रीमेंटल ग्रोथ थी।
अगर बात 1951 से लेकर 1981 की करें, तब हम मानते हैं कि हमारे देश में एक्सप्लोजन यानी कि इतनी वृद्धि हो रही थी कि इसको विस्फोट का समय माना गया। एक्सप्लोजिव या एक्सप्लोजन यानी कि विस्फोटक। तो यहां पर इतनी जनसंख्या बढ़ गई थी कि उसको विस्फोट कहा जाता है। और 1981 के बाद अब तक अभी भी बढ़ रही है, लेकिन इसका ट्रेंड जो है वो लगातार गिर रहा है अभी तक। यानी लास्ट जो आई 2011 में आई है, उसके बाद तो नहीं आई, आप जानते हो अभी। और इसमें हम कहेंगे इंक्रीज विद डिक्रीजिंग ट्रेंड, यानी अभी ये हो रहा है कि इंक्रीज तो कर रही है, इंक्रीज विद डिक्रीजिंग रेट। हर बार पहले से कम बढ़ती है लेकिन बढ़ती है। इंक्रीज विद डिक्रीजिंग रेट या डिक्रीजिंग ट्रेड, यानी कि घटती दर से वृद्धि हो रही है। तो अभी हमारे देश की पॉपुलेशन के अंदर ये वाला कंसेप्ट चल रहा है। अब आपको याद आ गया होगा, बड़े आराम से, बहुत प्यार से आपको बात समझ में आ रही है यहां तक कि ये बात चल रही है देश में जनसंख्या की वृद्धि को लेकर। बोलो। तो ये तो हमारे पास सारे फैक्चुअल डेटा जो है हमें वो कवर करने हैं। अच्छा, इसी प्रकार देखो यहां वर्ड बहुत सारे हैं हमारे लिए पढ़ना और समझने के लिए। अब देखिए, हम इसी जनगणना में क्या निकालते हैं सर? बर्थ रेट निकालते हैं, डेथ रेट निकालते हैं, एवरीथिंग, लगभग सब कुछ फाइंड आउट करते हैं इसी जनगणना में। तो अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे हम बर्थ रेट निकालते हैं, तो बर्थ रेट क्या होती है? जब हम बर्थ रेट निकालेंगे तो हमें बस एक बात याद रखनी है कि जितने भी लोगों का जन्म हो रहा है, हम उसे पर 1000 में देखेंगे, पर 1000 में। यानी कि हम मान लें कि अगर पॉपुलेशन 1000 है, जैसे परसेंटेज में निकालते हैं तो पर 100 में निकालते हैं, इसी तरह बर्थ रेट जब निकालेंगे, कितने लोगों का, कितने बच्चों का जन्म हुआ है साल भर में, पर 1000 की रेंज में होगा। जब हम डेथ रेट निकालेंगे, यानी कितने लोगों की मृत्यु हुई है, यानी इसे डेथ रेट कहेंगे बेसिकली। तो यहां पर जब मृत्यु लेंगे, सभी लोगों की मृत्यु की बात करेंगे, और यह भी पर 1000 में होगा। और इन दोनों का जो गैप होगा उसे नेचुरल ग्रोथ कहेंगे। इन दोनों में जो ग्रोथ हो, जो गैप रहेगा, इसको नेचुरल ग्रोथ मानेंगे। पॉपुलेशन की नेचुरल ग्रोथ जो है वो निकल कर आएगी, प्राकृतिक तौर पर वृद्धि निकल कर आएगी, वो होगी बर्थ रेट माइनस डेथ रेट से निकलेगी। इसको नेचुरल कहेंगे, क्योंकि जब लोग माइग्रेशन करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, पॉपुलेशन बढ़ाते हैं ना, तो उसको नेचुरल में नहीं माना जाता। नेचुरल माना जाता है बर्थ और डेथ के बीच का जो गैप होगा, वो नेचुरल है। इसी में एक वर्ड आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी जन्म के समय हमारा एक्सपेक्टेशन कितना है कि एक इंसान कितने समय जीवित रहेगा, ये जीवन प्रत्याशा। और ये बर्थ के टाइम पर होती है, यानी एक इंसान की एवरेज लाइफ कितने साल हो सकती है। और ये एवरेज लाइफ जो निकालते हैं, ये बर्थ के टाइम निकालते हैं, एट बर्थ टाइम। यानी हम बाद में इंप्रूवमेंट आ सकता है नो डाउट, लेकिन बर्थ के टाइम, यानी अभी कोई बच्चा अगर जन्म ले रहा है, हम औसतन कहेंगे कि वो लगभग कितने साल जीवित रहेगा। जैसे अभी भारत में 70 साल का औसत लगभग चल रहा है कि एक इंसान अगर रहेगा देश में, लगभग 70 साल तक वो रहेगा। वास्तव में तो कम या ज्यादा कुछ भी हो सकता है। अच्छा, इसी में एक वर्ड निकल कर आता है, अब जितने भी लोग हमारे पास रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में, उसे कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है कि एक इंसान जो रह रहा है बेसिकली 1 किलोमीटर में कितने लोगों का औसत है, यानी पर स्क्वायर किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोग रहते हैं, तो इसे कहा जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी। प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। इसी तरह से एक वर्ड आता है कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी क्या है? देखो, यानी हमारे पर्यावरण पर अधिकतम, यानी हमारे देश के जो प्राकृतिक संसाधन, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन पर
उनके अकॉर्डिंग, उन नेचुरल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग हम कितनी जनसंख्या तक सहन कर सकते हैं, कितनी जनसंख्या तक हैंडल कर सकते हैं, यानी प्राकृतिक संसाधनों पर जो वहन होगा के द्वारा कितनी जनसंख्या वहन की जा सकती है, उसे कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। उसे क्या कहेंगे? कैरिंग कैपेसिटी कहेंगे। बोलो हाँ या ना। अच्छा आगे देखो, इसके बाद एक वर्ड आता है लिटरेसी रेट, साक्षरता दर। एक्चुअली लिटरेसी रेट में, साक्षरता दर में क्या देखेंगे हम? एक बच्चा का एक भाषा लिखना और पढ़ना दोनों, ध्यान रखना, लिखना भी पढ़ना भी, एक भाषा लिखना व पढ़ना, ध्यान रखना है, वा का मतलब है कि दोनों काम करने हैं उसे, और उसकी एज होनी चाहिए 7 वर्ष व अधिक। तो 7 वर्ष व अधिक आयु का हो, और साथ ही एक भाषा को लिखना और पढ़ना भी जानता हो, तभी उसको हम लिटरेट कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास एक आता है जेंडर रेशियो या सेक्स रेशियो। लिंग अनुपात, यानी नंबर ऑफ फीमेल या नंबर ऑफ वुमेन कितने हैं एज पर 1000 मेन, यानी हम 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाएं कितनी हैं, इसको निकालने के लिए हमारे भारत में जेंडर रेशियो की बात की जाती है, सेक्स अनुपात, लिंग अनुपात की बात की जाती है। और जब हम चाइल्ड सेक्स रेशियो निकालते हैं, तो चाइल्ड सेक्स रेशियो में हम निकालते हैं 6 साल तक के बच्चों का। यहां पर 0 to 6 ईयर के चाइल्ड की बात होती है, और यहां भी निकालते हैं गर्ल्स चाइल्ड जो हैं, गर्ल्स एज पर 1000 बॉयज, यानी 6 साल तक के जो लड़के हैं अगर उनको 1000 माने, तो फिर लड़कियों की संख्या कितनी होगी देश में? मेरे भाई बिल्कुल ये बात समझ लो। राजेश भाई क्या एक्सप्लेन करना, बताओ, पॉइंट तो दो आप अपना। तो लिटरेसी रेट का मतलब एक भाषा को लिखना भी जानता हो, पढ़ना भी जानता हो, और उसकी उम्र 7 साल या इससे अधिक हो तो ही माना जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, भी होता है एक वर्ड, और उससे पहले एक वर्ड होता है न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट। देखिए, जितने बच्चे हैं जिनका निधन 28 दिन के अंदर हो जाता है, उसे कहते हैं न्यूनेटल मोर्टेलिटी। यानी अगर कोई बच्चे का जन्म के 28 दिन के अंदर उसकी डेथ हो जाती है, तो हम पर 1000 में निकालते हैं कि ऐसे बच्चे जिनका जन्म हुआ, अगर वो 1000 है तो कितने बच्चों की डेथ हुई विद इन 28 डेज ऑफ बर्थ। अच्छा, एक आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो जब मैं इन्फेंट मोर्टेलिटी निकालूंगा, इसका मतलब है उन बच्चों का निधन की बात हो रही है जिनको जन्म के 1 साल के अंदर, जन्म के 1 वर्ष के भीतर जिनकी डेथ हुई है, तो उन्हें इन्फेंट मोर्टेलिटी कहा जाएगा। अच्छा, इसी तरह से चाइल्ड मोर्टेलिटी, जिन बच्चों की डेथ जन्म के 5 वर्ष के अंदर हुई है, जन्म के 5 वर्ष के अंदर, उनकी संख्या पर 1000 में ही निकाली जाएगी, ये चाइल्ड मोर्टेलिटी है। ऐसी महिलाएं जिनको प्रेगनेंसी या डिलीवरी के समय डेथ हुई है, उसके लिए हम निकालेंगे मैटरनल मोर्टेलिटी, यानी महिलाओं की गर्भावस्था के दौरान व डिलीवरी के दौरान कि प्रेगनेंसी या डिलीवरी के समय, और ये पर 1 लाख निकाला जाएगा, यानी बच्चों को जन्म देते समय या प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में पर 1 लाख पे कैलकुलेट किया जाएगा ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। अच्छा, एक महिला द्वारा अपने जीवन में औसतन बच्चों को जन्म, उसे कहते हैं फर्टिलिटी रेट। एक महिला द्वारा औसत बच्चों को जो जन्म दिया गया,
तो वो है उसकी फर्टिलिटी रेट क्या होगी। बताओ भाई, पॉइंट पूरा क्लियर हो रहा है सबको? अच्छा, इसी तरह देखो यहां पर एक टर्म आती है डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड, अगर आप ये कहा जाए कि हमारे देश में जो वर्किंग एज लोग होते 15 से लेकर 64 वर्ष, अगर इन लोगों की आय इन लोगों के ये लोग अधिक है, यानी इनकी संख्या अधिक है, जिनको हम वर्किंग पॉपुलेशन मानते हैं, 15 से लेकर 64 साल की एज के लोगों को हम इन्हें वर्किंग पॉपुलेशन मानते हैं, और इनकी अगर अधिक है ये, तो उसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाएगा। एक होता है पॉपुलेशन पिरामिड, यानी हमारे देश में एज एंड मेल फीमेल रेशो, एज एंड मेल फीमेल रेशो, यानी कि उस उम्र के कितने मेल और फीमेल हैं, यानी इनका रेशो हम बना रहे हैं साथ में, यानी पुरुष कितने, महिलाएं कितनी है उस एज ग्रुप के साथ। मान लो हमने कहा 0 से लेके 10 साल, 10 से लेके 20 साल, 20 से 30 साल, हम ये पर 1000 में नहीं बना रहे हैं, हम बना रहे हैं मेल फीमेल का रेशो क्या बनेगा एज के साथ, तो उसे बोलते हैं पॉपुलेशन पिरामिड। एक वर्ड आता है रिप्लेसमेंट रेट। जब हम ये कहते हैं कि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के अंदर जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 आ जाएगी, जब हमारी फर्टिलिटी रेट यानी एक महिलाओं का औसत बच्चों को जन्म देना 2.1 हो जाएगा, यानी 10 महिलाएं 10 परिवार में यानी 21 बच्चों का जन्म होगा, तो हमारी जनसंख्या ना बढ़ेगी ना घटेगी, उसे कहेंगे रिप्लेसमेंट रेट। जब हम कितने पे आ जाएंगे 2.1 पर आ जाएंगे, तो वो रिप्लेसमेंट रेट हो जाएगा, जो एज की बात करेगा, मेल और फीमेल की बात करेगा। अच्छा, इसी तरह देखो यहां पर हम और भी बहुत सारे पॉइंट निकालते हैं, जो मेन थ्योरीज हैं हमने देखा है, जिसमें माल्थस सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं थ्योरी के मामले में। हम बात करते हैं माल्थस की जो दी हुई थ्योरीज हैं उनको लेकर। क्योंकि माल्थस क्या कहते हैं बताओ, कि फूड बढ़ता है अर्थमेटिक तरीके से। माल्थस की जो थ्योरी है वो कहता है कि फूड बढ़ता है अर्थमेटिक तरीके से, जो फूड है उसका इंक्रीज वो अर्थमेटिक होता है, लेकिन जो आपकी पॉपुलेशन बढ़ती है वो ज्योमेट्रिक तरीके से यानी ज्यामितिक तरीके से बढ़ती है। वो इन दोनों में डिफरेंशिएट करता है। तो बिल्कुल लाइव है भाई राणा और संजीव, राजेश, सुधांशु, वंदना, एवरीवन। चलिए, तो अब आपको याद रखना है बर्थ रेट, डेथ रेट, नेचुरल ग्रोथ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ये सारी बातें क्या हैं, माल्थस की थ्योरी क्या कहती है वो भी मैंने आपको बताया, फर्टिलिटी रेट क्या कहता है ये मैंने आपको बता दिया इसमें, तो रिप्लेसमेंट रेट वगैरह क्या है इस बारे में आपने समझ लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अब देखो, अब हमें बात करनी है सर, ये 15वीं जो जनगणना 2011 में हुई उसका डेटा क्या कहता है। देखो ध्यान से, तो जो 15वीं जनगणना हमारी है 2011 वाली, अब ये क्या कहती है, तो अब ये कहती है, माल्थस थ्योरी समझाते हैं। देखो माल्थस थ्योरी ये कहती है कि आपका जो खाना है, जो अनाज है, जो फूड आइटम है, आप कैसे बढ़ाओगे। आप मान लो अभी 100 क्विंटल गेहूं बना रहे हो, अगली साल क्या कर लोगे, 100 का 200 तो नहीं कर लोगे, 200 का 400 तो नहीं कर लोगे, 100 है 110 हो जाएगा, 10% बढ़ जाएगा, 20% बढ़ जाएगा।
लेकिन आबादी जो है क्या होता है ना, परिवार में मान लो 2 लोग हैं, अब 2 से 4 हो गए और 4 से 8 होंगे। अब ये 2 4 8, आप इसे कहते हो ना जीपी, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है ना। तो ये कह रहे हैं कि आबादी जो बढ़ती है, क्योंकि अब मान लीजिए हमारे देश में आज के वक्त 140 145 करोड़ लोग हैं करीब। अब इन 145 करोड़ लोगों में करीब 30 से 40 करोड़ परिवार हैं। आज हम कितना भी पॉपुलेशन कंट्रोल करने की कोशिश करें, और अगर हम ऐसा मान लें कि चाइना की तरह वन चाइल्ड पॉलिसी भी अडॉप्ट कर दें, तो भी हमारे देश में 10 साल में लगभग 10 से 15 करोड़ आबादी तो बढ़ ही जाएगी। अब आप कहेंगे सर हमने तो वन चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट कर दी क्योंकि हम पहले नहीं कर पाए। मैंने कहा ना 2 से 4, 4 से 8, अगर आप नहीं रोक पाए तो अगली बार 16। अब 16 को जब रोकेंगे तो नुकसान, मतलब ऑब्वियस है वो इंपैक्ट नहीं आएगा, 16 से 32 हो जाएंगे। तो ये होता है पॉपुलेशन बढ़ने का तरीका, और फूड बढ़ता नहीं है, इसलिए कुछ समय के बाद भुखमरी, गरीबी, ये सारी समस्याएं, बेरोजगारी भी आ जाती है। तो चले भाई इस बात को समझें आप लोग। चलिए तो अब हम देखते हैं हमारी आबादी कितनी थी। देखो हमारे देश की कुल आबादी थी उस समय 121 करोड़। कितनी थी भाई? 121 करोड़, जिसमें लगभग 51.5% पुरुष थे और 48.5% लगभग महिलाएं थी। ठीक है। अच्छा, ये जो 121 करोड़ की आबादी थी, ये 17.5% थी विश्व जनसंख्या का। यह भी याद रखना, यानी जितनी जनसंख्या विश्व में थी उसका 17.5% थी जो इंडिया में रहती थी। और अगर हम आगे देखें, हमारे लोगों की एवरेज एज, एज कह रहा हूं, लाइफ नहीं कह रहा हूं, एज का मतलब उस समय जो निकली है बाद में वो 29 साल आई है, 29 ईयर्स आई है। 29 साल की एज है हमारे देश के लोगों की, यानी हमारे देश में विश्व में सर्वाधिक युवा रहते हैं। चाइना में भी युवा नहीं, आबादी ज्यादा भले ही थी उस समय, लेकिन सर्वाधिक युवाओं वाला देश हमारा भारत बना। इस भारत की कुल आबादी में 79.8% आबादी जो है वो हिंदू आबादी है 2011 जनगणना में। 14.2% आबादी मुस्लिम है, और बाकी के 6% पॉपुलेशन में सारे रिलीजन्स और नॉन रिलीजन यानी जो नहीं है वो भी मानते हैं। हमारे देश में लगभग 16.6% आबादी एससी कम्युनिटी वालों की है। लगभग 8.6% आबादी उस समय एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करती है। हमारे देश की आबादी में लगभग 31.3% लोग शहरों में रहते हैं, उस 11 के हिसाब से शहरी आबादी है। लगभग 67.8% ग्रामीण आबादी थी उस समय। बात क्लियर हो रही है यहां तक? तो इस तरह ये डेटा आपको याद करना है, कितने हिंदू मुस्लिम, कितने एससी एसटी, कितने शहर में और कितने गांव में, ग्रामीण आबादी लगभग कितनी थी। सबसे ज्यादा आबादी जिस राज्य की थी वो उत्तर प्रदेश था। सर्वाधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश था, और सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम था। सबसे ज्यादा आबादी जिस राज्य की थी वो यूपी, और सबसे कम जिसकी वो सिक्किम था। सबसे ज्यादा जिस शहर की आबादी थी वो शहर मुंबई था, और सबसे कम जिस शहर की आबादी थी वो शहर कपूरथला। पंजाब का एक शहर है कपूरथला की आबादी सबसे कम थी शहरों में। सबसे ज्यादा आबादी यूनियन टेरिटरी में दिल्ली की थी, यूटी में। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है वहां की, और सबसे कम लक्षद्वीप की थी। यूनियन टेरिटरी के हिसाब से
सबसे ज्यादा आबादी जो थी वो ठाणे जिले की थी। जिले में एक जिला पड़ता है ठाणे महाराष्ट्र में, और एक जिला पड़ता है जहां सबसे कम थी अरुणाचल प्रदेश में, दिबांग वैली के नाम से, वहां सबसे कम थी। सबसे ज्यादा शहर की आबादी पर शेयर रेशियो में, अगर मैं कहूं शहरी आबादी सबसे ज्यादा, तो शहर वाले लोग सबसे ज्यादा कहां हैं प्रतिशत के हिसाब से शेयर में, वो गोवा में है। और ग्रामीण आबादी सबसे ज्यादा कहां है, वो हिमाचल प्रदेश में है। तो शहरी आबादी गोवा में है और ग्रामीण आबादी रेशो के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से हिमाचल में है। बात याद रखेंगे। भारत की लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर, पूरे भारत की साक्षरता दर 74.04% है। अगर इसको हम पुरुष और महिला में विभाजित करें, गांव और शहर में विभाजित करें, तो अलग अलग आंसर आएगा। तो आपने कहा सर शहर और गांव, पहले 82% पुरुष जो है वो पढ़े लिखे हैं और 65.5% जो महिलाएं हैं वो पढ़ी लिखी हैं। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं पुरुषों के और महिलाओं के पढ़ने लिखने की, शहर में 84% लोग पढ़े लिखे हैं शहर में, और गांव में 67.7% लोग पढ़े लिखे हैं। ये शहर गांव का है, ये पुरुष और महिला का है। और अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग केरला में हैं और सबसे कम पढ़े लिखे लोग बिहार में हैं। यूनियन टेरिटरी की बात करें, यूनियन टेरिटरी यूटी की बात करें, तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग लक्षद्वीप में हैं और सबसे कम पढ़े लिखे लोग दादर नागर हवेली में हैं। अगर बात में जिले की करूं तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग जिस जिले के हैं, वो एक जिला पड़ता है सरछिप मिजोरम का, और सबसे कम पढ़े लिखे लोग जो है वो अलीराजपुर मध्य प्रदेश का जिला है। बताओ भाई, याद आ रहा है आपको सारा कुछ या नहीं? तो शहर की लिटरेसी अलग है, गांव की लिटरेसी अलग है। इस बात को याद रखना है, हमें सारे जिले याद रखने हैं, पूरे भारत का याद रखना है। अगर बात करें सेक्स रेशियो की, तो भारत का जो सेक्स रेशियो आया 2011 में वो 943:1000 आया है। लेकिन अगर मैं इसी को डिवाइड कर दूं, शहर गांव का अलग अलग कर दें, अगर मैं इस पूरे भारत वाले को शहर का अलग कर दें और गांव का अलग कर दें, तो क्या बनेगा सर? शहर में बनेगा 929 और गांव में बनेगा 949। तो गांव में अभी भी महिलाओं को, मतलब ज्यादा बच्चों का जन्म है गर्ल्स का। ये शहर गांव में बांटा है। अगर बात करें सबसे ज्यादा की, तो केरला में है 1084 और सबसे कम हरियाणा में है 879। अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो सबसे ज्यादा है जिस जगह पर, लिटरेसी रेट लक्षद्वीप है और पुडुचेरी है सबसे ज्यादा, और सबसे कम जो है वो है दमन दीव में। अगर बात जिले की करें, कोई एक जिला जहां पर सबसे ज्यादा आपको देखा जाएगा कि सेक्स रेशियो है, तो वो एक जिला पड़ता है पुडुचेरी के अंदर, माहे जिला पुडुचेरी का 1176 है वहां पर। और एक जिला पड़ता है दमन, दमन दीव का दमन जिला, जहां 533 है बस। इतना कम है। बोलो भाई। अब इसी तरह अगर आप देखें कि सेक्स रेशियो भी हो गया, लिटरेसी भी हो गई, महिला पुरुष भी हो गए, सबसे ज्यादा आबादी कहां की बढ़ी या कितनी बढ़ी?
तो अगर मैं कहूं जनसंख्या वृद्धि जो हुई हमारे देश में, दो 2001 से 2011 के बीच में वो रही 17.64 या 17.7 भी मान लेते हैं, 17.7%। सबसे ज्यादा जो आबादी बढ़ी वो मेघालय की बढ़ी। सबसे ज्यादा आबादी कहां की बढ़ी? मेघालय की। और सबसे कम अरुणाचल की, सॉरी, सबसे कम बढ़ी नागालैंड की, क्योंकि नागालैंड अकेला ऐसा राज्य था जिसकी आबादी घट गई थी। अगर बात करें कि सबसे ज्यादा आबादी कहां की बढ़ी होगी, यूनियन टेरिटरी के हिसाब से, अब देख लो इसमें भाई आबादी बढ़ने का जिक्र हो रहा है, लेकिन यूनियन टेरिटरी के हिसाब से, यूटी के हिसाब से आबादी बढ़ी होगी। चलिए, तो यहां पर ये याद रख लो। तो मैं आपको बताऊं, एक जिला है और एक आता है डेंसिटी। डेंसिटी की बात करें तो इंडिया की डेंसिटी कितनी है? 382, यानी एक स्क्वायर किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं भारत में। अगर हम बात करें इसी डेंसिटी की, तो ये डेंसिटी सबसे ज्यादा बिहार में है, जहां 1106 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर में। सबसे कम जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, जहां 1 किलोमीटर में 17 लोग रहते हैं। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो दिल्ली में है, जहां 1 किलोमीटर में 11,320 लोग रहते हैं। और एक है अंडमान निकोबार यूटी के हिसाब से, जहां 1 किलोमीटर में 46 लोग रहते हैं। जिले में दिल्ली का नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का जिला है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, ये जिले का नाम है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, जहां लगभग 37,000 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर में। और एक जिला है दिबांग वैली अरुणाचल का, जहां 1 किलोमीटर में सिर्फ एक आदमी रहता है अप्रॉक्स में। यहां सबसे ज्यादा आबादी बढ़ी थी मेघालय की, उसके बाद नागालैंड की, उसके बाद सबसे आबादी घट गई थी जिले में लोंगलेंग जिले की, जो नागालैंड का है, इसकी आबादी घट गई थी। और एक जिला है जो जिसकी आबादी बढ़ी थी, चलिए उसे याद रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही याद रखते हैं हम लोग। तो लगभग लगभग आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी, और इस तरीके से आप रिवाइज करते रहोगे, रिकॉल करते रहोगे ना सारे डेटा को, तो फिर आपको कभी भी कुछ भी इश्यू नहीं होगा, मिस नहीं होगा, सारा याद आ जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रख लेते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।